हेलो, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल क्लास 8 हिंदी वाले बच्चे। कल हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 9 कामचोर। ये कहानी जिसको लिखा है इस्मत चुगताई ने। लेखक ने आज के समाज के मुताबिक, आज के समाज के आधार पर दुनिया में बहुत से लोग कामचोर होते हैं और वो किस प्रकार से अपना काम करते हैं, काम करने से जी चुराते हैं और आलसीपन की वजह से वो किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस्मत चुगताई द्वारा ये कहानी हम आपको पढ़ा रहे थे, पार्ट 9 कामचोर, जिसका एक भाग हमने पढ़ाया। अब हम पढ़ाएंगे आपको भाग 2, पेज नंबर 52। तो आप लोग लॉकडाउन की वजह से अपना काम कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासें भी आप लोग अटेंड कर रहे होंगे। इंशाल्लाह आगे जब स्कूल खुलेगा फिर आपको विस्तार से समझाया जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा। जब तक स्कूल नहीं खुलता है तो जैसा भी आपको मिलता है, ऑनलाइन क्लासें हो, यूट्यूब पर हो, जो भी अवेलेबल है उससे आप फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही समय व्यर्थ गंवाने से फ़ायदा नहीं है। चलिए पेज नंबर 52 पर इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई एक कहानी, पार्ट 9, क्लास 8 हिंदी वाले बच्चे, भाग 2। देखिए, अब आगे देखिए। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत। राइटर हमारे लिए लिख रहा है, लेखक बता रहा है कि घर में उनको काम करने पड़े और उनको यह आदेश दिया गया कि जो भी आप कार्य करेंगे उसकी आपको तनख्वाह भी दी जाएगी। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत से थे, इसलिए क्षण भर में, थोड़े ही देर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। अगर एक झाड़ू को अगर 10 आदमी इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो झाड़ू टूटकर बिखर जाएगा। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वो उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। कुछ लोग अच्छी तरह से लगाते हैं झाड़ू, कुछ टेढ़े मेढ़े लगाते हैं, तो कुछ उसके सीख भी निकल जाते हैं, तो वो टूट फूट जाती है और बेकार हो जाती है। अम्मा ने सिर पीट लिया, कहने लगी, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब ज़रा ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अगर थोड़े थोड़े में आप इस बात को टोकते रहेंगे तो हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। असल में, वास्तव में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। अगर आप कहीं मिट्टी या ग्राउंड पे झाड़ू लगा रहे हो तो थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव कर दो, जिससे धूल वूल नहीं उड़ती है। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। वैसे तो ही धूल से दरी जो है वो अटी हुई थी, धूल से भरी हुई थी। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। ज़्यादा धूल हो तो ज़्यादा पानी पड़ेगा तो उसमें वो कीचड़ बन जाता है। अब सब आंगन से भी निकाले गए, सबको बरामदे से भी निकाल दिया गया। ये तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। जो पेड़ सूख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा सिंचाई कर दी जाए उनकी। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। लोगों ने इधर से उधर, काम करने वालों ने अपना अपना सामान ले लिया पेड़ को पानी देने के लिए। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही लेकर भागे। अब सब लोग नल पर ही टूट पड़े क्योंकि पानी वहाँ से लेना था। यहाँ भी वो घमासान मची हुई थी, यहाँ भी वो हलचल मची हुई थी कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे एक दूसरे के ऊपर बर्तन डालने लगे पानी भरने के लिए। पहले धक्के मुक्के चले, फिर कहानियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की वुफमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखाकर भाग गई। सब लोग आए थे घर के रिश्तेदार पानी लेने के लिए। जब वहाँ धक्का मुक्का होने लगी, शोर शराबा होने लगा, तो मारपीट भी होने लगी, हाथापाई भी हुई और बर्तन फेंक कर सब लोग भागने के लिए खड़े हो गए। इस धींगा मुश्ती में, इस हड़बड़ी में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा
यानी पास के शहरों से नौकर बुलाए गए बच्चों को नहलाने के लिए। एक बच्चे को नहलवाने के लिए नौकरों ने एक बच्चे से 4 आना किराया हिसाब लेने लगे। अच्छा, अब आगे देखिए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। जो मुर्गियाँ इधर उधर दड़बों से निकाल कर घूम रही है उन्हें ही दड़बों में बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे, चल दड़बे चल दड़बे। मुर्गियों को बोला कि चलो अभी दड़बे में अब तुम लोग बंद हो जाओ। आगे देखिए। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध हमारे खिलाफ भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी, भागने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी का वर्क लगा था उन पर भी लग गया और दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब आ जाओ पेज नंबर 53, यहाँ पर है, देखिए। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़े धुले सिर पर लगी हुई थी, क्योंकि मुर्गियाँ वहाँ से दौड़ी भागने लगी। तो एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान, जो पान खाने का जो बर्तन होता है, उसमें कूद पड़ा और कत्था चूने से लुथड़े हुए लथपथ होकर पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूमा जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल पड़ा। अगर सफ़ेद चीज़ पर कोई चीज़ पड़ जाए, लाल या नीली वगैरह, तो वो उसका रंग बदल देता है, भद्दा लगने लगता है। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी एक किनारे पर। इधर सारी मुर्गियां बैन वेफल का ऊंफट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। यानी ऐसा लग रहा था कि कोई कुश्ती खेल रहे हुए, कोई कबड्डी खेल रहे हुए, इधर उधर दौड़ने लगी। मुर्गियां उनके हाथ में नहीं आ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी कि वो अपने कमरे में, जहाँ उनको मुर्गियों को बंद रखते है ना, रखते उनको दड़बा बोलते हैं उनको, वहाँ जाने को तैयार नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई है, भेड़ बकरियाँ, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब दिन भर की भूखी भेड़ें इधर उधर जो भूख से तड़प रही थी, दाने का सूप देखकर जो सब के सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, इधर उधर तख्त पर, लकड़ियों पर। भेड़ें इधर कूदने लगी, दौड़ने लगी, भागने लगी। पर भेड़ चाल तो मशहूर है, ये कहावत है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ आगे बढ़ गई। अब जब उनको देखा कि भेड़ों ने सोचा कि यार यहाँ पर तो खाने के लिए बिल्कुल अच्छा वो मिला है, चारा मिला है, तो उन्होंने आनन फानन में ना आगे देखा ना पीछे देखा, न दाएं न बाएं, और दौड़ती हुई बर्तनों के ऊपर, पलंग के ऊपर बर्तनों को गिराती हुई वो आगे उस चारे की तरफ दौड़ती हुई निकल गई। तख्त पर बनी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मोगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। बड़ा खूबसूरत था वो दुपट्टा, उस पर अलग अलग डिज़ाइन किए हुए थे। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती हुई बेझिझक, अब तो जानवर है, उन्हें क्या मालूम ये क्या चीज़ है, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर गया, जब ये शांत हो गया भेड़े, तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना, कहानी लिखने वाला राइटर बता रहा है इस्मत चुगताई जी, कि जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उमार से छापा मारकर गुजर गई हो। अच्छा, जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, जहाँ जहाँ से वो खाना दाना खाते हुए भेड़ें निकली, भेड़ें शिकारी वुफनों की तरह गम्मा सूंघती हुई हमला करती हुई आगे की तरफ बढ़ती चली गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांक सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वो सपने में किन महलों की सैर कर रही थी, यानी कि वो ख्वाब देख रही थी, सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी मारो मारो चीखने लगी। जोर जोर से उनको ये लगा कि कोई उन्हें मार रहा है, और वो भी नींद में बोलने लगी कि मारो मारो, इनको जागने मत दो, जाने मत दो, इनकी पिटाई करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास 8 के बच्चे। अब यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब इसका भाग जो 3 है वो हम आपको अगले भाग में पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत शुक्रिया।